हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ विस्तृत जानकारी आपको देंगे ताकि ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। कंटेंट्स, इसमें देखिए कंटेंट में हम क्या क्या कवर करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेजर मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंट्रोडक्शन अबाउट ईच पाथवे, स्टेप ऑफ रिएक्शन इन एवरी मेटाबॉलिक पाथवे, क्लिनिकल एस्पेक्ट, पॉलीसैकेराइड एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट, रोल ऑफ हार्मोन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, recent issue related to carbohydrate metabolism, summary of carbohydrate metabolism, and finally conclusion. Now introduction में यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हम अपने शरीर को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, और उस एनर्जी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जब हम कोई ना कोई चीज़ खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो उसी लिए न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। इसको जहाँ तक मैं बात करता हूँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ हाउ द बॉडी यूटिलाइज फूड टू मीट रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन भोजन से प्राप्त करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो वो जो भोजन होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से चीज़ें होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद आता है फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। अब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें पर डे कितनी एनर्जी चाहिए एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए, तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है। जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट के अकॉर्डिंग हमें कौन सी चीज़ कितनी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, एनर्जी कितनी चाहिए 8700 किलो जूल पर डे एक नॉर्मल एडल्ट आदमी के लिए, जिसमें कि उसको प्रोटीन कितना लेना पड़ेगा इस एनर्जी को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। प्रोटीन लेना पड़ेगा 50 ग्राम, फैट कितना लेना पड़ेगा, फैट लेना पड़ेगा 70 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 310 ग्राम, शुगर 90 ग्राम, सोडियम 2.3 ग्राम, डाइटरी फाइबर 30 ग्राम, सैचुरेटेड फैटी एसिड 24 ग्राम। नाउ कार्बोहाइड्रेट, अब सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द फूड जो हम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन, आप अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसको सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स जैसे ग्लिसरॉल और इथिलीन ग्लाइकोल होते हैं, अगर उनमें हम कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लिसरॉल ऑन ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड टू डीग्लिसरॉल्डिहाइड विच इज अ कार्बोहाइड्रेट derived फ्रॉम द ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल। All carbohydrates have the general formula CnH2nOn, or it can be rewritten as CnH2O or twice N. Now, next we come on to the classification of carbohydrate. अब कार्बोहाइड्रेट को नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप कि कार्बोहाइड्रेट सिंपली मोनोसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, ऑलिगोसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। मोनोसेक्राइड में वो सभी कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं जिनमें 3 से लेकर और 6 कार्बन तक होते हैं, वो कहलाते हैं आपके मोनोसेक्राइड। जैसे एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज। ये एरिथ्रोज जो है, एरिथ्रोज ये आपका 3 कार्बन का है, राइबोज 5 कार्बन का है और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है। दूसरा होता है डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में सुक्रोज और लैक्टोज, मतलब जब 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल आपस में वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस से बनते हैं तो उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड।
मतलब इसमें एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है जब दो आपके सैकराइड। ओलिगोसैकराइड ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें लगभग आपके 6 से लेकर 10 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे माल्ट्राइज, या 3 से ज़्यादा आपकी मोनोसैकराइड्स की यूनिट जुड़ी होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकराइड की यूनिट जुड़ी होती हैं, वो कहलाते हैं ओलिगोसैकराइड्स, जैसे माल्ट्राइज। उसके बाद आता है पॉलीसैकराइड, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स की यूनिट्स जुड़ जाती हैं जब आपस में, तब बन जाता है आपका पॉलीसैकराइड। जैसे हम जनरली जो प्लांट्स में मिलता है स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रा। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी देना। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, इट प्रोड्यूस 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब 16 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वहाँ पे 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिल जाती है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, excess carbohydrates converted to fat, glycoprotein and glycolipids are component of cell membrane and receptors. Structural basis of many organic, for example cellulose of plant, exoskeleton of insect extractor। मतलब प्लांट्स का स्केलेटन जो बनाता है सेलुलोज, आप जानते हैं जो पॉलीसेकेराइड होता है उससे बनता है। एक्जोस्केलेटन, इंसेक्ट का एक्जोस्केलेटन जो होता है वो आपका, आप सभी जानते हैं, जैसे केराटिन प्रोटीन का बना होता है। बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज, अब हम ये देख सकते हैं कि बायोमेडिकली में ग्लूकोज का क्या इम्पोर्टेंस, क्या सेंसर बनाए जा सकते हैं, क्या ऐसी किट्स बनाई जा सकती हैं जिनमें ग्लूकोज का डिटेक्शन हो सके। तो ग्लूकोज इज़ अ मेजर कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ अ मेजर फ्यूल ऑफ टिश्यूज, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन फॉर। अब देखिए ग्लूकोज बॉडी में जाके ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, तो ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, राइबोज इन न्यूक्लिक एसिड, गैलेक्टोज इन लैक्टोज ऑफ मिल्क, दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन, दे आर प्रेजेंट इन सम लिपोप्रोटीन, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोप्रोटीन इज अ मेजर इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट। मेटाबॉलिज्म, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्लूकोज फूड में इंटेक करने के बाद बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ये ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में पहुंचने के बाद इसका कैसे ब्रेक डाउन होता है, कहाँ कहाँ जाता है, वो कहलाता है उसका मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जनरली पूरे बॉडी सेल्स में होता है, और देखिए कहाँ कहाँ होता है। थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल इन एन ऑर्गेनाइज्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड एंड पर्पसफुल मैनर। ऑल दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे कौन कौन सी हैं? पहला तो कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे और एम्फीबॉलिक पाथवे। देखिए कैटाबॉलिक पाथवे मतलब जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है शरीर के अंदर तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। दूसरा होता है एनाबॉलिक पाथवे, जब उसी मॉलिक्यूल को शरीर के द्वारा बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे। और इन दोनों चीज़ों को अगर मिला दिया जाता है तो उसको बोल देते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। और एम्फीबॉलिक मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल शरीर के अंदर जाता है, वो टूटता है और फिर से बनता है, तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। देन स्टेज एंड फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये 3 स्टेज में आपका मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी मॉलिक्यूल का शरीर के अंदर। जैसे ये एक डायग्राम के द्वारा यहाँ हम बता रहे हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड जो शरीर में जाता है उसका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे ये फूड मॉलिक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, फूड मॉलिक्यूल फूट जाएगा तो उसका डाइजेशन होगा, वो टूटेगा सिंपलर मॉलिक्यूल में। सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटने के बाद एम्फीबॉलिक पाथवे के थ्रू वो या तो एनाबॉलिक पाथवे को जाएगा या कैटाबॉलिक पाथवे में जाएगा। एवं एनाबॉलिक पाथवे में जाएगा तो उससे दूसरे कंपाउंड बनेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उससे प्रोटीन बना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। अगर कैटाबॉलिक में जाता है तो मॉलिक्यूल टूट के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना होता है, तो बारह ये टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा और बहुत अमाउंट में एनर्जी निकालेगा। तो ये सिंपल उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मेजर 2 पाथवे होते हैं। अगर हम डायरेक्ट पाथवे की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, साइट्रिक एसिड,
ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है हम सब जानते हैं, ग्लूकोज से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस में, और उससे पायरुविक एसिड बनता है। साइट्रिक एसिड साइकिल में वो पायरुविक एसिड पर चला जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा क्रेब्स साइकिल, इसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, चलती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जब ग्लूकोज शरीर के अंदर जाता है और पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, इसमें आपका जो ग्लूकोज होता है वो एक अदर पाथवे से मेटाबोलाइज होता है जिसको बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है। वो यूरेनिक एसिड पाथवे है, उसके बाद एक इलेक्ट्रोज मेटाबोलिज्म, उसके बाद फ्रक्टोज मेटाबोलिज्म, अमीनो सुगर मेटाबोलिज्म। हमें अपने सिलेबस में जो पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में वो अपने को यहाँ तक पढ़ना है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट तक। अब देखिए इसमें क्या होता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज, नॉट डिपेंडेंट हार्मोन इंसुलिन। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला पाथवे जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। इसी को भी हम एम्बेडेड मेयरहोफ पाथवे बोलते हैं और इसी को EMP पाथवे बोलते हैं। ये जो जिन्होंने इस पाथवे को बताया था और ईजाद किया था, इसलिए इसको एम्बेडेड पाथवे बोलते हैं। इसमें क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें ग्लाइकोलाइसिस डिफाइंड द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP। समझ गए आप, मतलब ग्लूकोज से क्या बन जाता है कई स्टेप्स में पायरुविक एसिड या पायरुवेट, और उसमें साथ साथ में एक दो जगह एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एक दो जगह एनर्जी ATP के फॉर्म में लग जाती है। इसमें क्या क्या कुछ विशेषताएं देख लीजिए इसकी। साइलेंट फीचर टेक प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोसोल फ्रैक्शन ऑफ द सेल, लैक्टेट एंड प्रोडक्ट एरोबिक कंडीशन, पायरुवेट finally oxidate to CO2 and H2A and product of aerobic condition. Tissue leaking mitochondria, major pathway ATP synthesis, very essential for brain, dependent on glucose for energy. Central metabolic pathway, reversal of glycolysis result in gluconeogenesis. Reaction of glycolysis में कौन कौन सी रिएक्शन होती है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब प्राइमिंग फेज जहाँ पे एनर्जी लगती है, आपने अभी हम आगे देखेंगे 2 स्टेप में एनर्जी लगेगी। स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज, ये 3 फेज होती हैं आपकी ग्लाइकोजन में। सबसे पहले आप देख लीजिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट देखिए, जब ग्लूकोज जो होता है किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा कन्वर्ट होता है? बाय हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अंडरगो आइसोमराइजेशन टू गिव फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट बनता है और यहाँ पे इस स्टेप में एनर्जी आपकी कैप्चर होती है। उसके बाद ये टूटता है, फ्रक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट होता है जो टूटता है ग्लिसरॉल्डेट T-फॉस्फेट प्लस डायहाइड्रोसिस्टोन फॉस्फेट में और एल्डोलिज एंजाइम की प्रेजेंस में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डेट T-फॉस्फेट और ऑब्टेन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन का ग्लूकोज था, वो जब इसमें टूटा तो 3 कार्बन का बन गया ग्लिसरॉल्डेट। उसके बाद थर्ड एनर्जी जनरेशन फेज, अब यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, जैसे 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट। देखिए 2 फॉस्फेट थे, 1 फॉस्फेट बचा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 ATP आपकी निकल गया और वो ATP आपको एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर पोजीशन से कहाँ आ गया, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ आइसोमराइजेशन हुआ है। तो इसको 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फो, अब 2 वेट, अब 2
फॉस्फेट थे, 2 से एक और निकल गया, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। फॉस्फेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है एनॉल एल लैक्टेज एंजाइम प्रोसेस में। ये देख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर। ग्लूकोज ये 6 कार्बन का है, एक्सोकाइनेज एंजाइम, तो यहाँ एटीपी खर्च हो रही है। एटीपी से क्या बन रहा है, एटीपी, और उससे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर से एटीपी से एक एडीपी बना, और फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज के प्रेजेंस में बना फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, और ये एल्डोज के प्रेजेंस में बन गया डायहाइड्रोसिस्टोन फॉस्फेट, और इसी का आइसोमर जो कहलाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम जिसके द्वारा ग्लाइकोलाइसिस को समझाया गया। आगे देखिए, यहाँ NAD से NADOH2 बनते हैं, मतलब यहाँ एनर्जी का रिलीज हो रहा है। एक NAD से NADH2 बना, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। NAD से NADOH2 बना, और उसके बाद बना 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट में फिर से फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ADP से ATP बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ADP से 2 ATP के मॉलिक्यूल बने, और ये बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और फिर से फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाया 2-फॉस्फोग्लिसरेट, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होगा आपका इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बना आपको पायरुवेट 2 ATP यहाँ पे भी बने, ADP से 2 ATP। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी जगह ATP बन रहा है। नेट गेन ATP क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल से 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 और 2 ये। NAD मतलब एक NADH2 मतलब 2 ATP, 2 NAD मतलब 4, 8, टोटल 8 आपके ATP निकल रहे हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये एनर्जी प्रोडक्शन का चार्ट है, कैसे एनर्जी ATP प्रोडक्शन, ATP प्रोड्यूस माइनस ATP यूटिलाइज। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक 4 ATP प्रोड्यूस हुए, 2 ATP यूटिलाइज हुए। नेट गेन कितना हुआ, 2 ATP का। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जब होता है, ये कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल में, तो 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP यूटिलाइज होते हैं, 8 ATP आपके बन गए। यहाँ पे टोटल कितने आए, 8 या 6 बनते हैं। तो ये आपका टोटल चार्ट है, इसमें हम एनर्जी प्रोडक्शन बता सकते हैं। इसका क्लिनिकल एक्सपेक्ट क्या होता है, क्लिनिकल एक्सपेक्ट जैसे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। लैक्टिक एसिडोसिस मतलब जब ग्लूकोज डायरेक्टली CO2 रेशियो में कन्वर्ट ना होके कम अमाउंट की ऑक्सीजन मिलती है तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। और इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू होती है 4 to 50 मिलीग्राम पर DL, माइल्ड फॉर्म स्ट्रेनस एक्सरसाइज, शॉक, रेस्पिरेटरी डिसीज, कैंसर, इनके डिटेक्शन में इसका यूज़ होता है। सीवियर फॉर्म में इम्पेयरमेंट, कोलेप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, माइकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अनकंट्रोल हेमोरेजी एंड सीवियर शॉक। कैंसर एंड ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से हम कैंसर सेल्स का भी डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कैंसर सेल इनकी अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलाइसिस, अगर सेल कैंसर सेल बन जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस का रेट बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स अनेबल टू सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन। तीसरा, अगर ट्रीटमेंट की बात की, यूज ड्रग दैट इनहिबिट वास्कुलराइजेशन ऑफ ट्यूमर। पास्चर इफेक्ट, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसका इनहिबिशन हो जाता है। क्रेब्ट्री इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन by the addition of glucose to tissue having high aerobic glycolysis. Rappaport or Lewis cycle, supplementary pathway, shunt pathway to glycolysis, ये another pathway कहलाता है। एरिथ्रोसाइटोस, synthesis of toothy by
phosphoglycerate without the synthesis of ATP help to disappear or waste the energy and not exceed needed by RBCs supply more oxygen to the tissue. Now this here glycolysis is complete. Next we move on citric acid cycle या Krebs cycle या tricarboxylic acid cycle. Essential and the oxidation of acetyl coenzyme to CO2 and H2A, and this cycle utilizes about 2/3 of the total oxygen consumed by the body. इसको देखिए किन किन लोगों ने बनाया है. ब्रीफ हिस्ट्री, हेंस एडोल्फ क्रेब्स ने सबसे पहले इस साइकिल को बताया था, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. कब बताया था? 1937 में. कैसे बताता है? स्टडीज ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन इन पिग एंड ब्रीस्ट मसल्स. तो कबूतर की ब्रीस्ट मसल्स थी, उसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन देख के इन्होंने ये साइकिल ईजाद की थी. लोकेशन ऑफ टीसी साइकिल है जैसे कि आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है. इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओवरव्यू जो है टीसी साइकिल का, लगभग 65 से 70% जो एटीपी होती है वो ये इसी साइकिल के द्वारा सिंथेसाइज होती है पूरे मेटाबॉलिज्म की. नेम में टीसी यूज बिकॉज एट द आउटसेट ऑफ द साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट, इसलिए इसको टीसीए साइकिल नाम दिया गया है. अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं तो ये आप रिएक्शंस देख लीजिए. फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट, सबसे पहले क्या होता है? जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस में. तो ग्लाइकोलाइसिस का जो पायरुविक एसिड होता है वो इंटरमीडिएट बना कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका चला आता है टीसी साइकिल में. और इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट कैसे होता है? कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सिलो एसिटेट कैटालाइज्ड बाय साइट्रेट सिंथेसिस. साइट्रेट is isomerized to isocitrate, aconitase 2 steps, formation of alpha ketoglutarate, conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A, formation of succinate, conversion of succinate to fumarate, formation of malate, conversion of malate to oxaloacetate. ये आपकी इसकी टोटल साइकिल है. वो जो पायरुवेट बना था आपका ग्लाइकोलाइसिस में, देखिए यहाँ पे पायरुवेट से क्या है? NAD से NADH2 बना और उससे बना एसिटाइल कोएंजाइम A. ये पायरुवेट 3 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, इसमें से एक CO2 आपकी बाहर निकल गई. ये चला जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम में. और एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाता है? प्रीवियसली फॉर्म जो ऑक्सिलोएसिटेट होता है उसके साथ मिलकर बनाता है साइट्रेट या साइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, जो कि 2 कार्बन का ये है. ऑक्सिलोएसिड जो होता है वो 4 कार्बन का है, टोटल मिलकर बना आपका 6 कार्बन का. और ये साइट्रेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में, आइसोमरिक एंजाइम के यूज़ होता है. और ये आइसोसाइट्रेट 6 कार्बन का होता है. इसके बाद बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का. यहाँ देखिए 1 कार्बन आपका CO2 के फॉर्म में निकल गया. यहाँ भी NADC NADH2 बनता है. जहाँ जहाँ NADH2 बनेगा वहाँ 2 ATP या 3 ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी. 3 ATP, FAD में 2 ATP निकलती है. फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का बनता है. 5 अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद फिर से NADC NADH2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. तो आपने देखा जहाँ जहाँ CO2 निकल रही है वहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है. CO2 निकली NADH2 बना, CO2 निकली NADH2 बना. उसके बाद बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम जो कि 4 कार्बन का होता है. सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, तो उससे आपका GDP से क्या बनता है? GTP. यहाँ भी 1 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब GTP इक्वल टू 1 ATP, GTP इक्वल टू 1 ATP. तो ये बन गया 4 कार्बन का सक्सिनेट. सक्सिनेट के बाद बनता है फ्यूमरेट. यहाँ भी FAD से FADH2 बनता है. एक FAD इक्वल टू मतलब 2 ATP. और फ्यूमरेट के बाद 4 कार्बन का है. उसके बाद मैलेट 4 कार्बन का. मैलेट के बाद फिर बनता है ऑक्सिलोएसिटेट. यहाँ भी NADC NADH2 बनता है और ये ऑक्सिलोएसिटेट फिर से एसिटाइल कोएंजाइम से मिलकर साइट्रेट बनाता है. ये पूरी साइकिल हो गई आपकी क्रेब्स साइकिल. ये देख लीजिए टीसी साइकिल इज स्ट्रिक्टली एरोबिक इन कंट्रास्ट टू ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है. टोटल ऑफ 12 ATP आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम में. तो पीछे आप देखिए यहाँ पे 3 कार्बन का पायरुवेट था, यहाँ पे 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और 4 कार्बन का ऑक्सिलिक एसिड. और हम जानते हैं कि जहाँ पे एक ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से
आपके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने थे। तो 1 से कितना 12 आप यहाँ देख लीजिए, 1 से 12 टोटल 12 ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में बायोसाइक्लिक एसिड साइकिल 3 NAD एंड 1 FADH2। कितने 3 NAD एंड 1 FADH2। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 NADH बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और ये NADH2 ऑक्सीडेशन करते हैं। द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन 9 ATP FADH2 मतलब 2 ATP। 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें एक ATP बनता है, इसलिए ऐसे 12 हुए आपके। देखिए 3 NADH मतलब 3 तरह का 9 और 1 FADH2 मतलब 9 2 11 और 1 सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन तो हो गया टोटल 12। मतलब कुल मिला के एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए से 12 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। और देख लीजिए, और वैसे 2 आते हैं तो 12 दूनी 24 ATP मिलते हैं और 8 वहाँ मिलते हैं, ऐसे 32 और बीच में 3 ATP और मिलते हैं जब पायरुवेट एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है एक मॉलिक्यूल से। ऐसे 36 ATP आपके टोटल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं।